हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का केम थर्ड एजुकेशन चैनल पर। प्यारे बच्चों, इससे पिछले क्लासेज में हम लोग जेईई मेंस के केमिकल बॉन्डिंग के टेस्ट के बारे में हम लोग क्वेश्चंस, टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखे थे। आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में हम लोग नीट के केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, नीट लेवल के टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आए थे उसका सलूशन इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ये जो सभी क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग को कवर करेगा, जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिसाइडेड बाई। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा यह कौन डिसाइड करता है। जैसे अगर हम बोल दें AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है तो यह शेप होता है लीनियर, है ना। अगर हम बोल दें AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम बोल दें AB4 टाइप का है तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। अगर हम बोल दें AB3L टाइप का शेप है तो इसका L टाइप का मॉलिक्यूल है तो उसका शेप होता है पिरामिडल। अगर हम बोल दें AB2L2 टाइप का है तो ये इसका शेप होता है V शेप या फिर बेंट शेप में होता है। ठीक है, अगर हम बोल दें AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है ना, AB5 टाइप का अगर मॉलिक्यूल होगा तो उस केस में इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, तो इसका जो शेप है यह कौन डिसाइड करता है। इसी प्रकार से एक और हम बोल देते हैं AB4L टाइप का होगा तो ये होगा सीसा। ठीक है ना, सीसा होगा। अगर यही AB3L2 टाइप का होगा तो ये कैसा होगा, टी शेप में होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसका शेप कौन डिसाइड करता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बोथ, दोनों, या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस केस में हम आपको बता दें कि जब एक एटम से दूसरा एटम जुड़ता है तो इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और यही सिग्मा बॉन्ड बताता है कि किसी भी चीज़ का शेप कैसा होगा। जैसे कि अगर हम AB2 टाइप में BeCl2 के बारे में बात करें तो ये दोनों क्लोरीन के साथ बेरिलियम का सिग्मा बॉन्ड बनता है, और यही सिग्मा बॉन्ड बताता है कि इसका शेप कैसा होगा। तो इसका शेप होगा लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कौन बताया, यह सिग्मा बॉन्ड बताता है। क्लियर है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल MX3, मतलब एक मॉलिक्यूल है जिस सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जो कि कैसा है, MX3 है, जो कि कैसा रखता है, टी शेप मॉलिक्यूल है ना। तो जब ये टी शेप मॉलिक्यूल है तब इसके पास कितने नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर होंगे। नॉन बॉन्डेड पेयर का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, है ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी हमने देखा यह किस टाइप का होगा, AB3L2 टाइप का होगा। यानी कि जैसे ही अगर मैं बोलूँगा AB3L2 टाइप का मॉलिक्यूल है तब उस केस में MX3L2 हो जाएगा। यानी कि L का मतलब लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है ना। तब इसका जो मॉलिक्यूल होता है वह कैसा होता है, टी शेप में होता है। हम लोग देख सकते हैं जैसा कि MX3 दिया है तो हम वही लेते हैं, M हो जाएगा और X एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास कितने नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं, पेयर पूछा है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, नॉन बॉन्डिंग पेयर पूछा है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आए समझ में। इसी प्रकार से अगला हम लोग देखते हैं कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है हाइब्रिडाइजेशन का। मेथेन में, एथीन में और एसिटिलीन में क्या इसका सीक्वेंस होगा। तो आप सभी लोग को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पता होगा कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ठीक है, हम फिर से बताते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर को मिला करके। ठीक है, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर को सम करने के बाद अगर इसकी संख्या 2 आती है तभी आता है आपका sp। 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, sp2। 4 आएगा तो क्या होगा, sp3। 5 आएगा तो क्या होगा, इसकी संख्या है ना, sp3d, है ना, इन जनरल की बात कर रहा हूँ। 6 आएगा तो sp3d2 हो जाएगा। 7 आएगा तो क्या हो जाएगा, sp3
D3। इसमें बहुत सारे और भी केसेस होते हैं, लेकिन हम इन जनरली की बात कर रहे हैं तब इस केस में। तो जैसा कि हम सभी लोग को अभी हमसे पूछा गया है मीथेन के बारे में, तो हम सभी लोग को पता होगा कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है उस केस में आपका टोटल 4 सिग्मा बांड होते हैं, है ना। तो जब 4 सिग्मा बांड होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। किसके अंदर, मीथेन के अंदर। इसी प्रकार से पूछा गया है एथिलीन या फिर एथीन, ठीक है। तो इसके अंदर इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसे बनता है, कार्बन और कार्बन के बीच में होता है एक डबल बॉन्ड और टर्मिनल कार्बन पर होते हैं 2 हाइड्रोजन। तब इस आधार पर अगर आप इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो एक सिग्मा, एक पाई, एक अलग से सिग्मा, एक और सिग्मा, फिर इधर भी एक एक सिग्मा हो जाएंगे। यानी कि एक सेंट्रल एटम के पास 3 सिग्मा है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि sp3 sp2, मीथेन का sp3, एथीन का sp2। इसी प्रकार से एक और पूछा है यहाँ पर एसिटिलीन का C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H, ठीक है। तब इस केस में 2 सेंट्रल एटम हैं तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पूछना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा और यहाँ पर भी सिग्मा। तो इस कार्बन के कितने सिग्मा हैं, 2 सिग्मा है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तब इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, sp3, sp2 और sp, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आए समझ में। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच आर द फॉलोइंग पोजेज मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। किसके पास हाइड्रेशन एनर्जी है ना, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब जिसको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है उसके बारे में। तब यहाँ पर यह डिपेंड करता है साइज ऑफ मेटल पर, ठीक है, साइज ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है। तो आपका जो ये हाइड्रेशन एनर्जी होता है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, किसके साइज के, मेटल के साइज के, मेटल के रेडियस के। अगर मेटल का रेडियस ज़्यादा होगा तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तब इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर MgSO4, RaSO4, SrSO4 और BaSO4 ये सभी के सभी जो है ग्रुप 2 के मेटल हैं। और ग्रुप 2 में सबसे ऊपर होता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, है ना, फिर स्ट्रोंशियम, फिर आ जाएगा रेडियम और इसके बाद आएगा बेरियम, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाएगा बीमा का सर 12 उल्टा हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर पहले आएगा बेरियम, फिर आएगा कौन, रेडियम आएगा, ठीक है। तब जो सबसे ऊपर होगा उसका साइज कम होगा, उसका रेडियस कम होगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी साइज बढ़ेगी, ठीक है। तब इस केस में मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम की साइज सबसे कम तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते थे। अब अगला दिया गया है एमंग द फॉलोइंग मालिक्यूल्स द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड इज। जो मालिक्यूल दिए गए हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तब यहाँ पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 4 कंपाउंड दिए गए हैं। चारों में से बेरिलियम क्लोराइड के बोरान क्लोराइड के बारे में देखें, BCl3 के बारे में, तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। इसके पास सिर्फ आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके चलते वैकेंट pz ऑर्बिटल है। और तब इस केस में यह एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से बात करें हम PCl5 के बारे में, तो PCl5 ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसका ऑक्टेट तो आराम से कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में है। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में देखें तो Cl 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 Cl, है ना, ये भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। सिमिलरली अगर इसके इसी तरह से अगर हम देखें BeCl2 के बारे में, जो कि हमने ऊपर आज ही अभी देख चुके हैं, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह अपना बेरिलियम के पास आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह भी यह दे करके Be पर 2+ बन जाता है और यह हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। और जब ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है तब BeCl2 में यह हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी गेन कर चुका है। ओके, तब इस केस में यह क्या हो जाएगा, यह आपका
ऑक्टेट तो इसमें ऑक्टेट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके ऑक्टेट के कहाँ देखेंगे, इसमें तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो डबलेट बोल सकते हैं। तो लेकिन यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है ना, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो नहीं है वह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। हो सके तो हीलियम जैसा कंपाउंड बन जाए, है कि नहीं। हो सके तो वह जो है कि 10 इलेक्ट्रॉन रखता हो, है कि नहीं। तो दोनों कंडीशन हो सकती है ना। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो इस केस में कौन सा आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसके पास डाइपोल मोमेंट 0 है। तो डाइपोल मोमेंट 0 होने के लिए 2 कंडीशंस प्राइमरी कंडीशन है, उतने से आपका 99% क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन कि साइड एटम एक जैसा होना चाहिए, है ना, साइड एटम एक जैसा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन न हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो उस केस में कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तब हम चारों कंपाउंड के अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसके साथ क्या घटना हो रही है। जैसे CH2Cl2 CH कौन है, CH और यहाँ पर Cl और Cl, यहाँ पर साइड एटम डिफरेंट प्रकार के होंगे ना, तब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा, तब म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगा। आया समझ में। सिमिलरली इसी प्रकार से NF3 के बारे में देखें, BF3 तो होता है डाइपोल मोमेंट 0, NF3 भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। साइड एटम एक जैसे है लेकिन सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके चलते डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। मतलब इसका म्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा, है ना, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से ClF3 टी शेप में होता है, अभी हमने टी शेप के बारे में पढ़ा था ना, F और F और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास भी डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगा, है कि नहीं। तब ये कंपाउंड BF3 के पास न ही सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और साइड एटम भी एक जैसे हैं, तब इस केस में इसके पास यह क्या हो जाएगा, साइड एटम एक जैसे, सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह आपका वैकेंट PZ ऑर्बिटल है ना, वैकेंट PZ ऑर्बिटल है। तब इस केस में इसका म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। कौन सा का ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इस केस में सही हो जाएगा। है समझ में। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है। अब यहाँ पर ऑक्टेट रूल बोला है ना, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से न तो ज़्यादा न तो कम। जब कम होगा तो भी एक्सेप्शन कहलाएगा, जब ज़्यादा होगा तो भी एक्सेप्शन कहलाएगा। ओके, BF3 अभी हमने देखा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। SnCl4, Sn किस फैमिली से बिलोंग करता है भाई, तो Sn आपका बिलोंग करता है कार्बन फैमिली से, है ना। कार्बन के नीचे 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 चलते चले जाओगे तो Sn आएगा, Cl Cl Cl। इसके आउटर सेल में अगर आप लोग देखोगे तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लिया और कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। BeI2 भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट किया है कि नहीं, क्योंकि इसके भी आउटर सेल में सिर्फ होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ यहाँ पर आपके 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ClO2 के पास भी आपके जितने बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए थे, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। 2 2 4 है ना, इसी प्रकार 2 6 2 8 और एक सेकंड, ये स्ट्रक्चर नहीं सही बना है, वही मैं सोच रहा हूँ कभी से कैसे ऐसे हो सकता है। डबल बॉन्ड O, और देखो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और यहाँ पर 2 2 4 हो गया ना, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। तो कैसे भी कर लीजिए, इसकी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही प्यारा सा, ड्यूरिंग चेंज O2 टू O2 माइनस, अगर हम लोग O2 को O2 माइनस में चेंजिंग करेंगे तब इलेक्ट्रॉन एट्स ऑन विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स,
इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिटल में ऐड करेंगे। जब हम लोग O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए बनाने के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाना पड़ेगा समझने के लिए। तब इसके पास O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 17 इलेक्ट्रॉन में। जब हम 16 से 17 इलेक्ट्रॉन करते हैं तब इस केस में इसका क्या चेंजिंग आती है, किसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो किसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो उसके लिए हमें घर बनाना पड़ेगा ना। घर का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px, फिर सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में ऊपर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, है ना। ये आपके ऑर्बिटल्स हो गए। तो अब इस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है। कौन से कलर से भरें, पिंक कलर से भरते हैं। सिग्मा 1s में सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन करके भर देंगे। अब पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, अब यहाँ तक हमने भर दिया तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 17वां इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिर से किस में डालेंगे, पाई स्टार 2py ये है और ये है आपका पाई स्टार 2px है। तो हम 17वें इलेक्ट्रॉन को पाई स्टार 2px में डालेंगे, यानी कि किसके अंतर्गत हम लोग डाल रहे हैं, पाई स्टार में इंटर करा रहे हैं 17वां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दिया है पाई स्टार, पाई, सिग्मा स्टार, सिग्मा, तो कौन सा हो जाएगा, पाई स्टार ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटम हैज मिनिमम कोवैलेंट रेडियस, किसका एटॉमिक रेडियस यानी कोवैलेंट रेडियस कम होगा, है ना। कोवैलेंट रेडियस किसका कम होगा। तब अगर हम लोग इन सभी एटम को पीरियोडिक टेबल के आधार पर अरेंज करेंगे तो बोरान यहाँ होगा, कार्बन यहाँ होगा, नाइट्रोजन यहाँ होगा और नाइट्रोजन कार्बन के नीचे होगा सिलिकॉन, है ना। अगर हम लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तब एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। तब कोवैलेंट रेडियस भी क्या होगा, घटेगा, है ना। तो सबसे मिनिमम कोवैलेंट रेडियस किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग रुख करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड, इन चारों कंपाउंड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। NO3 माइनस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक O माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तब इस केस में इसके हाइब्रिडाइजेशन इस नाइट्रोजन का क्या होगा, तब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एज ए सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाता है। तब टोटल सिग्मा कितने हो जाएंगे, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, है ना। 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। आया समझ में। अगला दिया है NO2, तो जब हम लोग NO2 के बारे में चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से बनता है। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसके अंतर्गत लीनियर आयन है, मॉलिक्यूल नहीं। एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, एक पाई दूसरा पाई, ठीक है। तो 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा का मतलब sp हो जाएगा। अगला दिया है NH4+, NH4+ का मतलब एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। आया समझ में। तो इसमें जो ऑर्डर आएगा वो कौन सा आएगा, sp2, sp, sp3, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होगा। आया समझ में ना। इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। इसी प्रकार से हम लोग 11वां 12वां ऐसे करके सभी क्वेश्चंस को करेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर, किसके लिए हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओजोन के लिए हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, यह माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा। अगले केस में जब भी रेजोनेंस होता क्या है, जब किसी भी मॉलिक्यूल या आयन या कंपाउंड का स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर से नहीं दिया जा सकता है तो हमें एक से अधिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इससे बने हुए इससे बने हुए सभी स्ट्रक्चर्स के सम को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है।
तब इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तब यहाँ पर O पर माइनस चार्ज है, ये यहाँ आएगा, है ना, दोनों ऑक्सीजन के बीच में, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तब अगला स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्सीजन और O पर माइनस, डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तब इन द नेक्स्ट केस ये ऑर्बिटल आपका ये माइनस चार्ज यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो फिर से हमें यही प्राप्त होगा, यानी कि स्ट्रक्चर 1 ये स्ट्रक्चर 2। अब इसका हम लोग चाहे तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। जब हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ है उसको हम लोग क्लियर लाइन से दिखाएंगे, और जो बॉन्ड कभी ब्रेक हुआ है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके बाद जो इसका माइनस चार्ज है 2 ऑक्सीजन के ऊपर घूम रहा था, तब -1/2 -1/2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड इसको हम लोग बोलेंगे। और इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कौन दिखाएगा? ओजोन दिखाएगा, और बाकी कोई भी नहीं शो करेगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 किसका होगा, है ना। तो इसमें सभी के सभी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर होता है 2। तब O2 पर 1 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। O2 पर प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5। O2 पर 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.0 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। इसको समझने के लिए हमने आपको पिछले क्लासेज में, मतलब जब हम पढ़ा रहे थे, मतलब कि या फिर जेई का जब PYQ सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसमें हमने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं कि जब 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, है ना। 15 इलेक्ट्रॉन होते ही बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन में होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। और इसी प्रकार से 17 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, और 18 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.0, ठीक है। तो सारा चीज़ हमने यहाँ पर बता दिया। आप इससे एक दूसरे को मैच करा सकते हैं। ओके, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा लग रहा है, हमें गला सूख रहा है। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। भाई बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, हमसे जल्दी हो जाएगा। इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायमंड। डायमंड में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है इसके बारे में हमें बताना है। तो हम सभी को पता होगा डायमंड एक प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है ना। और इसमें जो है कि कार्बन का नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तब यह आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं ना, कहते हैं कि एक बंदा जुड़ गया, अब आप क्या करिए, आप अगले 3 बंदों को जोड़िए, फिर उनको बोलिए कि 3 और बंदे को जोड़े, फिर उनको बोलिए कि 3 और बंदे को जोड़े, और उस प्रकार से आप नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं, मूर्ख बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर तुमको, यहाँ पर जो है किसी को मूर्ख नहीं बनाया जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्बन है ना, इससे आप 3 की जगह 4 एटम जुड़ेगा। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, सॉरी क्लोरीन नहीं, कार्बन, फिर यहाँ पर दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पर एक और कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इस कार्बन से भी देखो, अगर अब ये वाला जो कार्बन है जिसको मैंने ब्राउन कलर से किया है, इससे एक ब्लू कलर का कार्बन ऑलरेडी जुड़ चुका है, तब यहाँ पर एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन हो जाएगा। अब देखो ये जो मैं रेड कलर से कार्बन कर रहा हूँ, इस कार्बन से एक ब्लू कलर का कार्बन जुड़ चुका है, तो एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, ठीक है। अगला यहाँ पर जो हम ग्रीन कलर से कार्बन कर रहे हैं, इस कार्बन से ऑलरेडी ब्लू कलर का कार्बन जुड़ चुका है, तो एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, फिर ये सभी कार्बन एक एक कार्बन को, मतलब 3-3 कार्बन को और जोड़ेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 4-4 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आया समझ में? तो ये क्या हो जाता है, ये आपका होता है कोवैलेंट स्ट्रक्चर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो फिर ये वाला आपका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल NO2 प्लस ए भाई अभी तो ये बीता है ना, तो NO2 प्लस में क्या आता है, sp होता है। NO3 पर 1 माइनस में क्या होता है, NO3 पर 1 माइनस में होता है आपका sp2, और NH4 प्लस में sp3। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में देखा था। तो sp, sp2, sp3 देखो जिसमें है वही वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला दिया है कि फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूनियन ऑफ 2 आइस ब्लॉक्स
एज ए सिंगल ब्लॉक्स, है ना। दो बर्फ के टुकड़े हैं, है ना, दिल के टुकड़े नहीं, बर्फ के टुकड़े हैं, अलग अलग हैं, इसको हमें जोड़ना है ना। तो जब इसको जोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ने के लिए हमें H बॉन्डिंग लगानी पड़ती है। यहाँ पर H बॉन्डिंग लगता है तो जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वह जुड़ जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, H बॉन्डिंग होता है। जैसा कि हम सभी लोग को पता होगा कि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका बेंट शेप होता है। और लेकिन जो आपका आइस होता है, या बेंट के बजाय आइस के अंदर परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप हो जाता है। और ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप जो होता है यह केज की तरह संरचना बनाता है, पिंजड़े की तरह संरचना बनाती है, जिसके चलते कि बर्फ का जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, आयतन इसका बढ़ जाता है। और जब इसका आयतन बढ़ जाता है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इसकी डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये पानी के ऊपर क्या होगा, तैरेगा। बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, इसके पीछे इसकी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है कि इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, पिंजड़े की तरह संरचना हो जाती है। और पिंजड़े की तरह संरचना के पीछे कारण कौन है, H बॉन्डिंग। कौन कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण है। आए समझ में, ओके ठीक है। तो इसके पीछे कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन भाई कितनी बार दिया है, NO3 माइनस Sp2, NO2 प्लस Sp, NH4 प्लस Sp3। देख लो जो ऑप्शन होगा वो कर लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, विच आर द फॉलोइंग फार्म्स गिवन फार्म्स सॉरी विच आर द फॉलोइंग विच ऑफ द टू आयंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो ज्योमेट्री एक्सप्लेन द सेम हाइब्रिडाइजेशन। जो लिस्ट में दिया गया है इसमें से ये देख करके बताइए किसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो हम सभी लोग को पता होगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होता है Sp2, NO3 माइनस का होता है Sp2, NH2 माइनस का होगा Sp3, NH4 प्लस का भी होगा Sp3, ठीक है। और SCN का S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस इसका हो जाएगा Sp, ठीक है। तब देखो Sp3 वाला किसी में दिया है, NH2 और NH4 प्लस नहीं दिया है। NO3 माइनस दिया है किसी में, NO3 माइनस, हाँ बी वाला ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 किसके आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है, आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर। CO2 के समान स्ट्रक्चर कैसा है, किसका है। तब सबसे पहली बात CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो CO2 का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसके जैसा स्ट्रक्चर किसका होगा, इसके जैसा स्ट्रक्चर होगा एसिटिलीन का, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के तरह। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, ये चीज़ आपको बताना है। CH3, देखिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, H C डबल बॉन्ड C H और H। अब देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है Sp3, इसका है आपका Sp2 और इसका है Sp2, है ना। कितने सिग्मा बॉन्ड है उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। आप लोग काउंट कर लीजिए कि किस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, है ना। इस कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड और इसके बीच वाले कार्बन के सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड बीच वाले कार्बन के, टर्मिनल कार्बन के सिग्मा सिग्मा, और ये वाला भी सिग्मा काउंट होगा, ठीक है। तब जो इधर के दोनों कार्बन है इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है और इसके इतने हैं। तब जिसके जितने हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके अंदर उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रयोग किया गया रहता है, ठीक है। तो Sp3 में आपके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज किया गया है, Sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज किया गया है, और फिर से Sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज किया गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 10 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हुए हैं। ओके आया समझ में, इस प्रकार से हम लोग इसको करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आयोनिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट यानी जितना ज़्यादा 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा और उतनी ही ज़्यादा वह आयोनिक नेचर का होगा। जैसे कि अगर हम बात करें CC और बात करें CF,
ठीक है। तो ये हो जाएगा कोवेलेंट प्योर, और ये हो जाएगा, ये आपका पोलर है लेकिन इसकी आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेकेन के अंदर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? तो डेकेन का मतलब क्या होता है? डेकेन का मतलब होता है 10 कार्बन, CH4, CH2, 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 काउंट करो, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, CH2, फिर CH2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 हो गया है, CH2 और CH3। इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और जब हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एक sp3 में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4। तो 10 sp3 में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? तो 10 sp3 में हो जाएंगे 4 × 10 बराबर 40, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये होता है डेकेन, आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। NO+ को NO में बदलेंगे तो कहाँ, NO को NO+ में बदलेंगे तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे? NO का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे? तब इस केस में जब हम इसका अगर ऑर्बिटल बनाते हैं तो हम आउटर, मतलब बस हम बाहर के शेल का ऑर्बिटल बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, तब इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर होगा उस केस में सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था हो गई है, और 7 इलेक्ट्रॉन की और व्यवस्था करनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है NO का। अब हमें NO+ बनाना है। जब हम NO+ बनाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकाल रहे हैं? तब ये होता है सिग्मा 2pz, है ना, पाई 2py, पाई 2px, और ये होता है पाई स्टार 2px, इसका नाम होता है। तो हम कहाँ से निकाल रहे हैं? पाई स्टार वाले ऑर्बिटल में से निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से? तो पाई स्टार वाले ऑर्बिटल से, ठीक है। तो जब पाई स्टार के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से निकालेंगे? तो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है 3 चीज़ें ना, चारों ऑप्शन देखोगे तो 3 चीज़ें दिया गया है। एक है आपका NO2+, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर आपका होता है अगर हम लोग इस पर ध्यान से देखें तब इस केस में ये आपका हो जाएगा लीनियर N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तब यहाँ पर ये हो जाएगा क्या? प्लस चार्ज। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकाला जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा। इसके बाद फिर कौन आता है? इसके बाद आपका आता है NO2। NO2 में डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा O हो जाता है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। और ये जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको दिया जा रहा है। आए समझ में? एक सेकेंड, इसका जो है कैसे होगा? कौन सा क्वेश्चन है? 23 है ना। NO2 स्ट्रक्चर तो नहीं दिया गया है। और एक आता है आपका NO2-। NO2- में क्या होता है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और O पर माइनस होता है, और यहाँ पर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के चलते इसके जो शेप है उसको जो है क्या किया जाता है? यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन दोनों को अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी नीचे की तरफ दबाता है। अगर हम तीनों के अंदर बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 115 डिग्री, 115 डिग्री होता है NO2- में, और NO2 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 135 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज नहीं है ना, तो जिसके चलते कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दे रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन जो है हम इसको यहाँ पर NO पर माइनस चार्ज के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। तब इस केस में यह कौन सा हो जाएगा, NO2 प्लस NO2 माइनस, सॉरी NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस हो जाएगा, है ना। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन NO3 माइनस। NO3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो पहले हम NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, N डबल बॉन्ड O, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और एक हो जाएगा O पर माइनस, O पर माइनस होगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पेयर, ये माइनस चार्ज को भी एक पेयर हम लोग बोलते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाते हैं, ठीक है। इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 8 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा सॉल्वेंट इस केस में होता है वाटर, ठीक है। इसके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 16। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है ना, मॉलिक्यूल है ना, विथ एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूल है जिसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए पैरामैग्नेटिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट विथ, हाँ मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 16। यानी कि इस केस में हम इसके इलेक्ट्रॉनों कैसे भरेंगे, सिग्मा सिग्मा स्टार, मतलब सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16, ठीक है। तब ये एक पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये पूछ रहा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C, अब ब्रैकेट में CN का होल ट्वाइस लिखा है तो इसको हम ओपन करके लिखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसे होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसे होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। अब इसके अंदर आप पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, कितने पाई बॉन्ड है, पाई 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 पाई, कितने हो गए, 4 5 6 7 8 और 9, कितने पाई बॉन्ड हो गए, 9 पाई बॉन्ड इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ऐसे समझ में, पाई बॉन्ड पाए जाते हैं किसके अंदर, टेट्रासाइनोएथिलीन के अंदर, इसका नाम था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, SCF4 और CH4 का सेम शेप होता है। Se सिलेनियम किस फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है ना। जब ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर सेल में, आउटर सेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 4 का प्रयोग करके क्या किया है, 4 का प्रयोग करके सीसॉ टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा और ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखेगा, जबकि मीथेन में टेट्राहेड्रल शेप होता है और सिलेनियम में सीसॉ शेप होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, बाकी सभी सही है। बी वाला ऑप्शन बोल रहा है PH5 और BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों बात सही है, नहीं बिस्मथ का पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, नहीं फास्फोरस का पेंटाहाइड्राइड एग्जिस्ट करता है। अगला दिया गया है, दोनों बात क्या है, सही है। I3+ हैज बेंट ज्योमेट्री, हाँ I3+ क्या होता है, एक बेंट ज्योमेट्री होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जैसे वाटर के अंदर होता है।
पी पाई डी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन SO2। ये भी बात बिल्कुल ही सत्य है। यहाँ पर हम बना सकते हैं SO2 का स्ट्रक्चर। SO2 था ना, SO3 था, SO2। ये आपका होता है O और O। ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और सल्फर का 3p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होता है, और इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, p पाई डी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेरिएबल वैलेंसीज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वेरिएबल वैलेंसी किसके अंदर होता है, नोबल गैस, ये तो वैलेंसी ही नहीं रखता है जेनान को छोड़ करके, है ना, नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ करके। एल्कली मेटल सिर्फ +1 वैलेंसी, सिर्फ वैलेंसी इसकी एक होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है। ट्रांजिशन मेटल, हाँ, इसके अंदर आपके वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलता है ना। इसके अंदर आपको 1 से लेकर के मैक्सिमम 8 तक की वेरिएशन देखने को मिलती है पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में, एक ही एलिमेंट के, है ना। जैसे मैग्नीज के बारे में देखेंगे तो इसकी वैलेंसी आपको 2 से लेकर के 7 तक वेरी करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट के अंदर भी वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता, होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के पास सिर्फ -2 होगा, लेकिन सल्फर के पास -2 +2 +4 और +6 यहाँ तक होता है। ऐसे समझ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, XYZ इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ फार्मल चार्ज। यहाँ पर एक फार्मल चार्ज का फार्मूला दिया गया है, उसके आधार पर बताना है कि कौन XYZ क्या होगा। यहाँ पर फार्मल चार्ज का फार्मूला दिया गया है x - y - z/2, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर x क्या है, y क्या है और z क्या है। ठीक है, तो इसके ऊपर समय न बर्बाद करते हुए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। x इस केस में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। y क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम का मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम होना चाहिए था कि सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। y क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। z का मतलब क्या होता है, कितने बॉन्ड बने हैं, है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसे अगर हम CO2 के बारे में बात करें, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मतलब हो जाएगा सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 माइनस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, x के अंदर। जिस एटम के बारे में बात करेंगे ना, सेंट्रल एटम नहीं बोलेंगे, फ्री एटम के बारे में, तो जिस एटम के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए। तो अच्छा देखो, तब यहाँ पर कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, है ना। और यहाँ पर इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन ने आपके 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, तो 8/2, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी देखेंगे तो इसका ऑक्सीजन का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे देख सकते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और बॉन्ड कितना बनाया है, ये 2 बॉन्ड बनाया है ना। तो जब 2 बॉन्ड बनाया होगा तब इस केस में इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तब 2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रख रहा है कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, है ना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये 2 बॉन्ड बनाया है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना, नहीं 4/2। तो ये वैल्यू कहाँ नहीं आ रहा है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ 2 रखोगे, तो 2 रखोगे, ठीक है। तब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 - 4 - 2, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा क्यों नहीं आ रहा है आंसर, यहाँ पर आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसके पास फार्मल चार्ज क्या है, 0 है ना। ऑक्सीजन के पास कहाँ मिस्टेक हो रहा है, CO2 में। तीनों का हम लोग निकाल सकते हैं अलग अलग ना। तब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही होगा भाई। और Z का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्डिंग हुए हैं, 2 बॉन्डिंग हुए हैं ना, तो 2 बॉन्डिंग का मतलब 4 हो जाएगा। और
टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला है, वाई का मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तभी वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, ये वैल्यू 0 आना चाहिए, इसमें कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, खैर इस केस में जो ऑप्शन आता है आपका सी आता है, इसके ऊपर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, जो इसका फॉर्मल चार्ज निकालने वाला वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो कि CO2 है, यह किसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो CO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8 दूनी 16, तो 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो किसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो है लेकिन नाइट्रोजन आ गया है, तो इसके पास कितने होंगे, 23 होंगे। यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 और 8 22, इसके पास N2O हो जाएगा। ठीक है ना, इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डे बाई एक यूनिट है डाइपोल मोमेंट का, इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना, यानी कि ये किसके बराबर होता है, तब इस केस में ये आपका बराबर होता है 10 टू द पावर -18 ESU पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन न्यूट्रल गैसियस एटम टेक्स अप एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, एक एटम है गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड फॉर्म में, यह इलेक्ट्रॉन को टेक करता है, लेता है, तो यह A- में बनता है और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके इसको हम लोग संबोधित करते हैं या फिर बोलते हैं। ऐसा समझ में, ये 33 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, छोड़ देते हैं। चिलेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, चिलेशन का मतलब होता है साइकिल फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो साइकिल फॉर्मेशन करना यहाँ पर होता है। तो ये आपको दिखाई देता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल में। यह क्या करता है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आज ही हमने नीट का क्वेश्चन कराते समय बताया था बच्चों को, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना। तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो उस केस में एक रिंग बनता है, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होता है। एक रिंग तो पहले से है इसके अंदर, है ना, और एक रिंग यहाँ पर फिर से फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग चिलेशन बोलते हैं, है ना। एक तो बेंजीन रिंग दिख रहा है, अब एक रिंग इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल में यह H बॉन्डिंग होता है और इस H बॉन्डिंग के चलते यहाँ पर यह चिलेशन होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं, क्योंकि एक देखो यहाँ पर ये रिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसी जो बनता हुआ रिंग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अगर आप ग्रुप में नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अगर आप ग्रुप में ऊपर जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ये तो सही बात है, जाहिर सी बात है। अगर किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। आया समझ में। तब देखिए यहाँ पर ऊपर से ये देखो पोटेशियम नीचे है ना ग्रुप 1 में, फिर ये उससे ऊपर, फिर ये उससे ऊपर, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये भी गलत है। बोरान कार्बन नाइट्रोजन ये भी गलत है कि नहीं। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर कार्बन, फिर बोरान। ठीक है, ये भी गलत है। अगला जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही ना, और जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, नाइट्रोजन का, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है जी। बेरिलियम मैग्नीशियम, हाँ सही है, बी वाला ऑप्शन सही है ना। बी वाले में ऊपर वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। यहाँ पर तो उल्टा हो गया ना, यहाँ पर कार्बन का ज़्यादा होना चाहिए, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थक गए हम बताते बताते। XgF4 जेनान टेट्राफ्लोराइड के बारे में हमें देखना है। तब यहाँ पर जेनान के पास आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तब ये 8 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाया गया है,
फ्लोरीन 4 है तो 4 ही सिग्मा बांड बनेंगे। जब 4 सिग्मा बांड बनेंगे तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसको कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी अपने से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा जाएगा। उसको दोनों लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा जाएगा। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होगा वही स्ट्रक्चर क्या होगा, सही होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस केस में सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। एच बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। एच बॉन्ड किसके अंदर नहीं होता है? वाटर के अंदर एच बॉन्ड होता है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को एच बॉन्ड के द्वारा अट्रैक्ट करता है, जिसके चलते कि वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। ग्लिसरॉल के अंदर भी एच बॉन्डिंग होता है, CH2 CH CH2। ठीक है, OH OH और OH, ये भी किसके साथ एच बॉन्डिंग करता है? ये भी आपका वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर भी एच बॉन्डिंग होता है। एक HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल को एच बॉन्डिंग से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन H2S के अंदर एच बॉन्डिंग नहीं होता है, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसके चलते कि HF के H2S के अंदर एच बॉन्डिंग नहीं ऑब्टेन्ड होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बॉन्ड एंगल बिटवीन एक s और एक p ऑर्बिटल के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा? तो ये होता है एक s ऑर्बिटल और एक हो जाएगा आपका p ऑर्बिटल। तो इसके बीच का जो एंगल होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके बीच का एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन एनर्जी N2 प्लस और N2 के बीच में। तो यहाँ पर हम बता दें आप लोगों को कि जो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3 और N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2.5। तब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, चाहे भले ही वह बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही क्यों ना हो। तब इस केस में N ट्रिपल बॉन्ड N को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा इन कंपेरिजन टू द N डबल बॉन्ड N और एक पार्सली ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में, इसको ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या बोल देंगे, डिसोसिएशन एनर्जी N2 का ज़्यादा होगा और N2 प्लस का डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। आया समझ में? इस प्रकार से इसको हमें एक्सप्लेन करना था, समझना था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। टोटल 52 मिनट हम लोग पढ़ चुके हैं। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन। ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ए के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना। बी हैज 6 इलेक्ट्रॉन। बी के पास कितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, कंपाउंड का तब फार्मूला क्या होगा? ए के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी वैलेंसी भी कितना होगा? इसकी वैलेंसी भी आपका 3 होगा। बी के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम कितना होना चाहिए था? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस केस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि ए की वैलेंसी है 3 और बी की वैलेंसी है 2। तब इस केस में हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसका फार्मूला निकल कर के आ जाएगा A2B3, है ना। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? A2B3 हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिक होगा और 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा? तो O2 पर 2 माइनस पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। O2 पर 1 माइनस होता है आपका पैरामैग्नेटिक, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। आप लोग देख सकते हैं H2 प्लस जो है पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1.5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाता है इस प्रकार से, छोटा सा बना लेते हैं। H प्लस था, H था, है ना। तो इसके अंदर आपका बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा। F2 जो है, F2 आपका डायामैग्नेटिक होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। N2 आपका डायामैग्नेटिक होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज विच वन दीज हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इसमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा?
Cn प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 6 13, 13 में से एक गया 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2, ठीक है। Cn माइनस 7 6 13 और एक 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। NO 8 7 15, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। और Cn कहाँ से होता है भाई, Cn में 7 और 6 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका फिर से 2.5। तब आप लोग देख सकते हैं किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो जिस यहाँ पर दिख सकता है 3 यानी Cn माइनस, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। Among the following element calcium, magnesium, phosphorus, chlorine, the order of increasing atomic radius, एटॉमिक रेडियस का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तो देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखोगे, मैग्नीशियम वाले में ही 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14 और यहाँ पर फास्फोरस है ना, और इसके बगल में क्लोरीन, सल्फर के बगल में क्लोरीन हो जाएगा, है ना। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। तो हमारे काम जो इस क्वेश्चन में दिया है वो कौन सा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन, ठीक है। तब इस केस में इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस दिया है, तो हमको पता है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। अप से डाउन आएंगे, है ना, अप से डाउन आएंगे तो रेडियस बढ़ेगा। तो रेडियस ऐसे पर बढ़ेगा, ऐसे पर घटेगा। तो सबसे कम रेडियस किसका का हो जाएगा, क्लोरीन का, फिर फास्फोरस का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का। अब आप लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। कैल्शियम सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस और क्लोरीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है टेट्राहेड्रल शेप का इसका होगा, है ना। इसका हम लोग चारों का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। NiCN4 एक स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है, तो जब ये स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है इस केस में ये आपका इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है। SF4 सीसॉ शेप में होता है, F F F और F, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। BF4 ये टेट्राहेड्रल होगा, F F F और एक F माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल में। XGF4 स्क्वायर प्लेनर होगा, आज ही हमने देखा था, है ना। ये क्या हो जाएगा, XGF स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। है समझ में, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो कौन सा ये वाला, एक्सप्लेनिंग द थ्योरी कैपेबल फॉर एक्सप्लेनिंग द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कौन बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है। आज ही हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने टोटल 45 क्वेश्चन नीट का कर लिए 1 घंटे के अंदर में, है ना। हालांकि हमने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगा, आपको ये क्वेश्चन 45 मिनट में करने होंगे, है ना, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको सिर्फ टिक लगाना है। अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए आज पढ़ाते पढ़ाते, सुबह से एकदम लगे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, ऐसे आप लोग को पढ़ाई लिखाई करते रहना है, मज़ा लेते रहना है ज़िंदगी का, ठीक है। इस बार देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट निकालते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।